हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ई स्टडी विजन पर स्वागत है। आप सभी ने जितना इस चैनल को सपोर्ट और प्यार दिया है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों को के साथ शेयर ज़रूर करें। अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन। आप सभी को एक काम करना है कि मुझे इतना सपोर्ट करना है कि आपको लास्ट तक मेरी वीडियो ज़रूर देखनी है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का। मेंडलीव, एक सबको पता है कि मेंडलीव नाम के एक हमारे मेंडल नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पी प्लांट पे बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। तो यहाँ पे एक मेंडलियन ही हमारा एक्सपेरिमेंट है, उसमें कंसिडर किया जा रहा है ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट्स हैं इसमें, जिसमें कि वॉयलेट है हमारे फ्लावर्स विद शॉर्ट पी प्लांट बियरिंग वाइट फ्लावर्स हैं। द प्रोजेनी ऑल बोर violet flowers but almost half of them were short. This suggests that the genetic makeup of the tall parent can be depicted as। इस क्वेश्चन का मतलब बहुत कम लोग समझ पाएंगे। एक्चुअली इसमें ये कहा हुआ है कि मेंडल नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका पूरा नाम बोल दिया मेंडलियन एक्सपेरिमेंट। मेंडलियन एक्सपेरिमेंट में उसमें क्या चीज़ें थी, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट्स उसका ले लिया गया है कि उसमें ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट ले लिए गए थे जिनमें कि वॉयलेट फ्लावर्स थे। ठीक है, टॉल पी प्लांट लिए जिनमें वॉयलेट फ्लावर्स थे और शॉर्ट पी प्लांट लिए जिनमें वाइट फ्लावर थे। ठीक है, दोबारा से समझो, एक टॉल पी प्लांट लिया वॉयलेट फ्लावर वाला, एक शॉर्ट पी प्लांट लिया वाइट फ्लावर वाला। फिर कहा इसमें जो है प्रोजेनी जो आई पूरे ही निकल के जो नेक्स्ट जनरेशन आई, जब भी आपको मैं प्रोजेनी वर्ड यूज करूंगी तो आप समझ जाना द नेक्स्ट जनरेशन। तो जो प्रोजेनी आई सारे में ही वॉयलेट कलर्स थे, बट ऑलमोस्ट आधे जो उनमें से थे वो शॉर्ट थे। ठीक है, कलर वॉयलेट थे लेकिन आधे उनमें से शॉर्ट थे। तो इसका क्या मतलब आप समझते हो, इन सब चीज़ों से सजेस्ट क्या करते हो कि यहाँ पे जो जेनेटिक मेकअप आया टॉल पेरेंट का, हम इनमें से जो दिए गए हैं यहाँ पे TTWW, 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 इन सभी का अपने में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, सबको पता होगा इम्पोर्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे पहले तो मैं आपको आंसर बता दूँ कि इसका आंसर हमारा कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल W है। ठीक, यहाँ पे कैसे लिए जाते हैं तो मैंने आपको जब बताया कि यहाँ पे टॉल पी प्लांट था जिसमें वॉयलेट फ्लावर था। अब आप देखिए टॉल और शॉर्ट में, जब भी शॉर्ट की बात आए इसमें शॉर्ट की जगह हम ड्रॉप भी यूज कर सकते हैं। ओके, टॉल और शॉर्ट प्लांट में टॉल के लिए हम ये लेते हैं TT और शॉर्ट के लिए लेते हैं हम स्मॉल टीज। ठीक है, जब इनका हम जनरेशन कराते हैं, प्रोजेनी कराते हैं, ब्रीड कराते हैं, ब्रीड कराने पर ये बन के आती है हमारी कैपिटल T स्मॉल टी, इस तरीके से आते हैं निकल कर। और ऑल प्लांट जो है फर्स्ट जनरेशन प्रोजेनी में हमारे टॉल ही होते हैं। तो मैं आपको ये सब इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मोस्ट जो हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा निखर के आते हैं। ठीक है, अगर टॉल बोला गया और शॉर्ट बोला गया तो डोमिनेंट कौन होगा, जो ज़्यादा हमें इफेक्ट करे तो वो हमारा टॉल होगा, राइट। और डार्क कलर्स और बहुत लाइट कलर्स में से डोमिनेंट कौन से होंगे, डार्क कलर। तो यहाँ पर यही हमारा होगा। यहाँ पे जो T कैपिटल T है वो जीन है टॉलनेस के लिए, स्मॉल t जो है वो जीन है शॉर्टनेस के लिए, ड्रॉफनेस भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, जो W है हमारा कैपिटल W है वो वॉयलेट कलर के लिए, स्मॉल w जो जीन है वो वाइट कलर के लिए। समझो मेरी बात को। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जितनी भी प्रोजेनी आ रही है उसमें वॉयलेट कलर आ रहा है, वॉयलेट कलर की फ्लावर्स आ रहे हैं। इसका मतलब जो हमारा पेरेंट टॉल प्लांट है उसके अंदर डोमिनेंट जीन्स आएंगे कलर के लिए। और वो डोमिनेंट जीन हमारे हैं वॉयलेट कलर।
वॉयलेट वाले राइट। यहाँ पर जो पेरेंट प्लांट है उसका जीन जो है वो WW होना चाहिए, W, कैपिटल W और कैपिटल W वॉयलेट के लिए। अगेन यहाँ पर जो ऑलमोस्ट है हाफ ऑफ द प्रोजेनी जो है वो शॉर्ट आई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो पेरेंट टॉल प्लांट है उसमें कुछ ना कुछ जीन होंगे टॉलनेस के लिए, साथ साथ शॉर्टनेस के लिए। अभी मैंने जो आपको बताया वो इसीलिए बताया, जब हम उसको प्रोजेनी करा देते हैं तो हमारे इस तरीके से निकल के आते हैं। तो टॉल में शॉर्ट में जब हम करवाएंगे तो वहाँ पे हाफ तो थे हमारे शॉर्ट, लेकिन सारे ही कर रहे थे हमारे वॉलेट वाले, इसीलिए हमने कैपिटल W और कैपिटल W वाले को प्रेफर किया। ठीक है, तो आई होप आप सभी को पता चल गया होगा मैंने आंसर C को क्यों टिक किया है। यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट प्रोजेनी होती है उसमें हाफ चांसेस होते हैं शॉर्टनेस और ड्रॉफनेस के लिए, लेकिन ज़्यादातर डोमिनेंसी को ज़्यादा रखा जाता है आगे। लेकिन यहाँ पे कैपिटल T और स्मॉल t और W सारे ही हमारे वॉलेट कलर के निकल के आ रहे हैं। जब इसने साफ बोल दिया है कि आधे तो इसमें है हमारे शॉर्ट वाले, तो हमने कैपिटल T स्मॉल t ले लिया, लेकिन सारे ही हमारे वॉलेट कलर के निकल के आ रहे हैं, इसलिए मैंने दोनों के लिए WW ले लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत टाइम स्पेयर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ अ होमोलोगस ऑर्गन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद मे बी आपको ऐसे ही MCQs के फॉर्म में पूछा जाए, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ डिफरेंट टाइप से पूछा जाए कि होमोलोगस ऑर्गन्स होते कौन से हैं। तो मैं आपको पहले यही बता दूं कि हमारे होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं। आई थिंक आप सभी को पता होगा कि होमोलोगस ऑर्गन्स हमारे वो ऑर्गन्स होते हैं जो सेम तो दिखते हैं बट उनके फंक्शंस जो हैं, स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आपको एक ही सेंटेंस में पता चल गया होगा। अगर आप आंसर देखने की कोशिश किए तो देखिए, सबसे पहला जो है आपका ऑप्शन, आवर आर्म एंड डॉग 4 लेग, एक जैसे दिखते हैं। हाँ, वो चलते उनकी हेल्प से, हम लोग हाथ से काम करते हैं, बट यहाँ पे अगर हम उसको स्टैंड करा दें तो वो भी हमारी तरह ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट में आवर टीथ एंड एन एलिफेंट टस्क, हमारे जो टीथ हैं और एलिफेंट के टस्क हैं। टस्क जानते हो, हमारे टीथ तो हम लोग खाना खाने के काम आता है, लेकिन एनिमल का जो टस्क है वो किस काम आता है? वो सिर्फ दिखाने के काम आता है, खाना खाने के काम नहीं आता। हमारा जो आर्म है वो काम करने के काम आता है, और उन लोगों का जो आर्म है, डॉग्स का जो लेग है वो चलने के काम आता है। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का सेम ही होता है ना। पोटैटो एंड रनर्स ऑफ ग्रास ले लीजिए, पोटैटो और रनर्स ऑफ ग्रास दोनों ही एक जैसे होते हैं लेकिन काम अलग अलग करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें होमोलोगस ऑर्गन्स, तो सारे ही ये डेफिनेटली पूरे ही एग्जाम्पल हैं, तो हम इसको बोलेंगे ऑल ऑफ देम, मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया यहाँ पे कि होमोलोगस ऑर्गन्स हैव द सेम ओरिजिन होते हैं, उनके एक जगह से ही वो ओरिजिनेट करते हैं। एज ईच ऑफ अबव ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे ऊपर वाले अभी मैंने दिखाया आपको एग्जांपल, सारे ही ऑर्गन्स जो हैं वो एक ही स्पीसीज से ओरिजिनेट कर रहे हैं, एक ही उनका ओरिजिन है, लेकिन उनके फंक्शंस अलग अलग हैं, है ना। यही मैंने आपको बताया था कि जो हमारे होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं उनको हम डिफाइन करना चाहें तो हम ये बता सकते हैं, ऑर्गन्स अलग अलग एनिमल्स के, उनके सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम होते हैं लेकिन उनके फंक्शंस जो हैं वो अलग अलग होते हैं। और भी एग्जांपल देखना चाहो तो आप देखिए, जो वेल होती है, वेल के जो फ्लिपर्स होते हैं, फ्लिपर्स, और डॉग के 4 लिम्स, मैन के पास भी बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, लेकिन ये सारी ही चीज़ें सेम स्ट्रक्चर दिखता है, एक जैसे लगते हैं अगर हम अच्छे स्टडी करें देखें तो, लेकिन इनके जो फंक्शंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको हम होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। एक सेंटेंस में याद रखना हमेशा, ठीक है, जैसे लिजार्ड का ही देख लीजिए आप, लिजार्ड के और हमारे हाथ, 4 लिम्स ऑफ ह्यूमंस ले लीजिए, 4 लिम्स ऑफ लिजार्ड ले लीजिए, वो हमारी तरह दिखता है। अगर आप स्टडी करना चाहोगे नेट में निकाल के देखना, तो देखने में स्ट्रक्चर वाइज वो हमारी तरह ही लगते हैं, बट उनका जो फंक्शन होता है आप सभी को पता है, वो क्रीप करते हैं, वो वॉल्स पे चलते हैं और हम लोग अपने हाथों से काम करते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट
फंक्शंस, बस इतना याद रखोगे तो आप होमोलोगस ऑर्गन को आराम से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, यस। अब क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें कहा गया है इन इवोल्यूशनरी टर्म्स वी हैव मोर इन कॉमन विद। इवोल्यूशनरी टर्म्स में हमारे क्या कॉमन चीज़ें हैं? ये चाइनीज स्कूल बॉय है या चिंपैंजी है या स्पाइडर है या बैक्टीरियम है? बताइए। एक चाइनीज स्कूल बॉय है, ठीक है, इवोल्यूशनरी टर्म्स में स्पाइडर से थोड़ी ना इवोल्यूशन हुआ है हमारा, बैक्टीरियम से थोड़ी है। हाँ, बहुत पहले हम बोल सकते हैं कि चिंपैंजीज थे, फिर थोड़ा इवोल्यूशन हुआ, फिर थोड़ा और इवोल्यूशन हुआ, और इवोल्यूशन हुआ, और इवोल्यूशन हुआ। लेकिन ज़्यादा कॉम्युनिटी की बात की जाए, अगर बहुत ज़्यादा कॉमन है इवोल्यूशनरी टर्म्स में, तो इन सभी से ज़्यादा हमारे चाइनीज स्कूल बॉय होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है अ स्टडी फाउंड दैट चिल्ड्रन विद लाइट कलर eyes are likely to have parents with light color eyes. On this basis, can we say that anything about whether the light eye color trait is dominant or recessive? Why or why not? इस क्वेश्चन में ये बोला गया है बेटा कि एक स्टडी है, ये फाउंड किया है उस स्टडी ने कि जो चिल्ड्रन है हल्के कलर की आई वाले जो चिल्ड्रन हैं उनके पेरेंट्स ज़रूर ही लाइट कलर की आई रखते होंगे, और इसी बेस पर हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी अबाउट वेदर द लाइट कलर ट्रेट जो हो डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, लेकिन वही होगा, है ना। तो हम कैसे बोल सकते हैं इसको? तो आप सभी को पता है, मैंने जैसे ऊपर भी बताया, डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं। डोमिनेंट होते हैं ज़्यादा प्रभावित करते हैं, रिसेसिव इतने नहीं करते हैं, है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं कि डोमिनेंट कैरेक्टर ही पास ऑन होते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिसेसिव कैरेक्टर भी पास ऑन होते हैं। इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो सफिशिएंट नहीं है कंसिडर करने के लिए कि ट्रेट जो है वो डोमिनेंट होगी या रिसेसिव होगी। कि अगर उसका बच्चे का कलर लाइट कलर है तो ज़रूरी नहीं कि उसके पेरेंट्स का भी लाइट कलर हो, कभी कभी बहुत वेरिएशंस भी पाए जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसकी डोमिनेंट दोनों ही पेरेंट का कलर लाइट कलर का ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइट हो एक डार्क हो, लेकिन डार्क ना हो के लाइट कलर आया है, ठीक है। तो हम इसको बिल्कुल भी ये चीज़ एकदम फिक्स नहीं होती है कि डोमिनेंट कैरेक्टर ही जाएंगे। हाँ, हम थोड़ा बहुत इसका इमेजिन कर सकते हैं, थोड़ी बहुत इसका आसपास ले सकते हैं कि हाँ डोमिनेंसी ज़्यादा दिखती है तो वो ज़्यादा पास ऑन होती है, लेकिन एक्चुअली में कुछ भी हो सकता है, क्रॉस करवाया जाता है तो ये इम्पोर्टेंट नहीं, हाफ चांसेस होते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो हम इसके लिए अगर देखें क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो सफिशिएंट नहीं है कंसिडर करने के लिए जो ट्रेड है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। हमें नीड डाटा चाहिए होगा, कम से कम 3 जनरेशन का उनका डाटा हमें चाहिए ही होगा, और ये जो हमारा है दिस डाटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 जनरेशन का है, इसीलिए हम कुछ भी कह नहीं सकते। क्या पता उनके दादा दादी का कलर मिल गया हो, है ना, क्या पता उनका तो डार्क हो लेकिन पेरेंट्स से ना मिलके दादा दादी के मिल जाए, नाना नानी से मिल जाए, तो कुछ भी पॉसिबल है, ये हाफ चांसेस होते हैं, इनमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन कह रहा है हाउ आर द एरियाज ऑफ स्टडी इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन इंटरलिंक्ड। किस तरीके से इवोल्यूशन है और क्लासिफिकेशन है आपस में इनकी जो स्टडीज हैं वो बहुत सिमिलर होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, इसको हमें बताना है। तो देखिए, आपको मैं इसमें ये बताती हूँ कि जो चीज़ें होती क्या हैं। तो जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, अगर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म का तो वो रिफ्लेक्शन करेगा कि वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या रहा था, उसका पहले से क्या कनेक्शन था। अगर मैं बोलूँ कि क्लासिफिकेशन किस पे बेस होती है, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन बेस होती है सिमिलैरिटीज़ क्या हैं या डिफरेंसेस क्या हैं ऑर्गेनिज्म में। आप सभी को पता होगा, 9th क्लास में आप सभी ने पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है और क्लासिफिकेशन होती क्या है। पहले तो क्लासिफिकेशन कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्लासिफिकेशन था ग्रुपिंग करना, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपिंग करना ताकि स्टडी आसान हो सके,
है ना। अब आपको पता है कि इतने ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने ऑर्गेनिज्म के आप स्टडी कर ही नहीं सकते, तो उसकी स्टडी को सिंपल बनाने के लिए आप क्या करते हो, एक जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को एक लाइन में रखते जाते हो और बता देते हो ये मोनेरा की कैटेगरी है, ये फंजाई की कैटेगरी है, ये प्रोटिस्टा की कैटेगरी है। क्लासिफिकेशन कर दिया, कैसे, सिमिलैरिटीज के बेस पर और डिफरेंसेस के बेस पर, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है किस तरीके से सिमिलर हैं उनमें कैरेक्टरिस्टिक, तो उनको एक जगह रख दिया जाता है। अगर और कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जो कॉमन है, तो हम उनको क्लोजली रिलेटेड कर देते हैं, आपस में ये एक दूसरे से रिलेटेड होगी तो एक ही कैटेगरी में आएंगे। और जो मोर क्लोजली होते हैं वो आपस में पक्का ही रिलेटेड होते ही हैं, ठीक है। और जो मोर रिसेंटली आए हुए हैं उनमें कॉमन एंसेस्ट्रल भी होंगी। एंसेस्टर मतलब उनके पूर्वज, किस चीज से वो इवोल्यूशन होकर आए हैं, इवोल्यूशनरी कैसे उनका चेन होगी एंसेस्टर का। अगर वो बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं उसमें तो उनके एंसेस्टर भी कॉमन रहे होंगे। और मोर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं दो ऑर्गेनिज्म की, उतना ही ज़्यादा उसमें रिमोटली आपस में वो रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं मोर डिफरेंटली वो अलग अलग होते हैं, और जो मोर रिमोटली होते हैं वो आपस में रिलेटेड होते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इतना समझ लीजिए कि क्या होती हैं इवोल्यूशन और क्या होते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो होता है ऑर्गेनिज्म का वो सिर्फ और सिर्फ उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंस पर बेस्ड होता है कि क्या सिमिलैरिटीज हैं क्या डिफरेंसेस हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो हम उनको प्लेस कर देते हैं एक जगहों पे और अलग अलग जगहों पे। और जो रिजेम्बलेंस होती है ऑर्गेनिज्म में, क्यों होती है रिजेम्बलेंस ऑर्गेनिज्म में, एक जैसे क्यों लगते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म एक जैसे हैं, एक साइड कर दो, क्यों, क्योंकि उनमें कॉमन एंसेस्टर होते हैं, उनके जो पूर्वज हैं वो एक ही कैटेगरी से डिवाइड हुए होते हैं, इसीलिए उनको एक साथ रख दिया जाता है। और जो डिफरेंसेस हैं उनमें वो उनके अडेप्टेशंस के वजह से, एनवायरनमेंट के वजह से, अडेप्टेशन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट होता है कि जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं उसको अडेप्ट करते हैं, अपने अंदर समाहित करते हैं और उसी चेंज एनवायरनमेंट में रहने की अपनी आदत को बना लेते हैं, ठीक है। सिंस क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रेड किए जाते हैं ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी पे, कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उनके ऑर्गेनिज्म का ग्रेड, वो इंडिकेट करते हैं कि उसका कॉन्सेप्ट क्या रहा होगा इवोल्यूशन का। जैसे आप ह्यूमन बींग्स का ही ले लीजिए, तो ह्यूमन बींग्स पहले ऐसे नहीं थे, पता है आपको, जिराफ भी पहले ऐसे नहीं थे, सबका इवोल्यूशन होता गया है थोड़ा थोड़ा, उनके डीएनए की कॉपी में एरर आते गए, चेंजेस आते गए, वेरिएशंस होते गए और इवोल्यूशंस टेक प्लेस करते गए। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट भी है, देखिए CBSE 2011 में आया है, 13 में आया, 14 में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। एक्सप्लेन द टर्म्स एनालॉगस एंड होमोलोगस ऑर्गन विद एग्जांपल्स। हमें दोनों ही टर्म को, एनालॉगस को होमोलोगस को बताना है। तो मैंने आपको होमोलोगस तो आई थिंक ऊपर ही बताया है कि वो ऑर्गन्स जो दिखने में सेम होते हैं लेकिन उनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। और एग्जांपल्स भी बताए थे मैंने आपको कि 4 लिम्स ऑफ ह्यूमंस ले लीजिए, 4 लिम्स ऑफ लिजार्ड ले लीजिए, दोनों ही एक जैसे दिखते हैं बट उनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं, ठीक है। जस्ट अब आप ले लीजिए एनालॉगस को, होमोलोगस का जस्ट अपोजिट होता है। एनालॉगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं वो दिखने में तो डिफरेंट होते हैं लेकिन उनका फंक्शन एक जैसा होता है, ठीक। जैसे एग्जांपल ले लूँ मैं, विंग ऑफ इंसेक्ट ले लूँ, इंसेक्ट की पंख, विंग ऑफ अ बर्ड ले लूँ, बर्ड की पंख। अब विंग ऑफ इंसेक्ट और विंग ऑफ बर्ड काम दोनों एक ही करते हैं, उड़ने का, राइट, फंक्शन दोनों है, उड़ने का काम करते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर देखिए तो बर्ड का स्ट्रक्चर कैसा होता है विंग का, और इंसेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इंसेक्ट का इस तरीके से होता है जैसे हमारा है ना, जैसे आप उसी को ले लीजिए, तितली को ले लीजिए, तितली ऐसी तो होती है हमारी उड़ने, बहुत गंदी सी डायग्राम बनी है बट आप समझ लीजिए इस तरीके से होती है ना। अगर आप उसकी बात करो, बर्ड की बात करो, तो बर्ड की कुछ इस टाइप से होती हैं, अजीब टाइप से ऐसे करके होती हैं बर्ड की। तो देखिए स्ट्रक्चर कैसा है, एकदम डिफरेंट, लेकिन फंक्शन दोनों का सेम ही है, उड़ना।
तो आपको समझ में आ गया होगा। आई एम डैम श्योर। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको रिपीट कर देती हूँ मैं, जैसे मैंने इसमें बनाया है। होमोलोगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका सेम बेसिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है और ओरिजिन भी सेम ही होता है, लेकिन इनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल, फोर लिम्स ऑफ ह्यूमंस एंड द विंग्स ऑफ बर्ड्स लुक डिफरेंटली, अलग दिखती हैं वो, लेकिन इनका जो स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है। एनालॉगस ऑर्गन देख लें अगर हम, तो वो ऑर्गन्स जिनके डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन होते हैं, ओरिजिन भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन फंक्शन कैसे होते हैं, सिमिलर। एग्जाम्पल मैंने आपको जस्ट वही बताया जो इसमें लिखा हुआ है, द विंग ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट। दोनों की जो पंख होती हैं वो एकदम फंक्शन एक ही करती हैं उड़ने का, लेकिन इनका जो ओरिजिन होता है और जो स्ट्रक्चर का डिज़ाइन होता है वो एकदम डिफरेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको रट लीजिएगा अभी तुरंत, जब मैं बता रही हूँ तभी रटना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, आउटलाइन अ प्रोजेक्ट विच एम्स टू फाइंड द डोमिनेंट कोट कलर इन डॉग्स। इनमें से आउटलाइन कीजिए प्रोजेक्ट को जो एम कर रहा हो डोमिनेंट कोट कलर इन डॉग्स में। डोमिनेंट कोट कलर, ठीक है, पहले पूरा देखते हैं इसमें क्या लोचा है ना। तो देखिए पहला एग्जाम्पल हमारा, पूरे ऐसा हम एग्जाम्पल दे दे के कर रहे हैं इसमें, ठीक है, लेकिन इसमें आपको क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है जो ये है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है आपके लिए दिया हुआ है, उसमें आपको डोमिनेंट कोट कलर दिखाना है डॉग का। तो हम क्या ले लेते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे, एक बी सीरीज है हमारी, एक डॉग है, कैन बी जेनेटिकली ब्लैक हो सकता है या ब्राउन हो सकता है, ठीक है। मान लो कि जो इसका एक पेरेंट है वो तो होमोजाइगस ब्लैक है, और होमोजाइगस के लिए हम लेते हैं बीबी, कैपिटल बीबी, ठीक है, होमोजाइगस है। और हमारा जो अदर है, इसके जो जीन लिखे जाते हैं वो कैपिटल बी, और जो दूसरा है हमारा वो होमोजाइगस ब्राउन, छोटे छोटे बीबी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इस केस में एग्जाम्पल है ना ये, मतलब किसी भी टाइप का हमें पकड़ना है लेकर। इस केस में जो हम देख रहे हैं, जब बीबी छोटा वाला है, बड़ा वाला बीबी ये है, जब इसका हमने तोड़ा कैपिटल बीबी, और ये कैपिटल बीबी को अगर मैं तोड़ूंगी तो कैपिटल बी ऐसे आएंगे, और स्मॉल बी को तोड़ेंगे तो ये आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तो प्रोजेनी बनाते हैं, आपने पहले भी देखी होंगी जब आपने राउंड रिंकल और आपने गोल एकदम राउंड वाली पी प्लांट का किया हुआ, ग्रीन राउंड ग्रीन, रिंकल येलो वाली किए हुए, तो इस तरीके से बनाया होगा। ऐसे यहाँ पे तोड़ लिया गया, तो यहाँ पे एक हमारा बीबी बना है, ये भी बीबी बना है, ये भी बीबी बना है, ये भी बीबी बना है, मतलब सारे ही हमारे कैसे आए हैं, बड़े वाले जो डोमिनेंट कैरेक्टर शो हुए थे, ब्लैक वाले, ब्लैक ब्राउन दो बोले थे ना इसमें, ब्लैक ब्राउन, तो ब्लैक ब्लैक आए हैं। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि इन दिस केस जितने भी ऑफ स्प्रिंग्स आए हैं, नेक्स्ट प्रोजेनी आई है, वो हेट्रोजाइगस होगी। अब होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जो वर्ड आए हैं, मैं आपको पहले ये बता देती हूँ होते क्या है। होमोजाइगस वैसे भी आपको पता है, होमोजाइगस, होमो मीन्स सेम से, हेट्रो मीन्स डिफरेंट डिफरेंट। तो जब हम होमोजाइगस बोले तो देखिए बी बोले थे सेम सेम कैरेक्टर, और स्मॉल बी सेम सेम कैरेक्टर्स, ठीक है। जब हेट्रो बोल रहे हैं तो हेट्रोजाइगस मतलब अलग अलग, एक तो बड़ा वाला बी, एक छोटा वाला बी, तो हेट्रोजाइगस है वो। क्योंकि जो हमारा सी बी है, हमारा ब्लैक बी है ना, कैपिटल बी, वो डोमिनेंट है, इसीलिए जितनी भी ऑफस्प्रिंग्स आएंगी वो ब्लैक आएंगी। हाउएवर उनमें दोनों ही कैरेक्टर पाए जाएंगे, जैसे मैं आपको पी प्लांट का भी बताई थी, एक स्मॉल पी, एक कैपिटल पी टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो यहाँ पे डोमिनेंट ये था, लेकिन जो उसकी पहली प्रोजेनी बनी थी उसमें सारे ही हमारे टॉल टी आए थे, मतलब टॉल वाले ही ट्री आए थे, प्लांट आए थे, राइट। इसमें भी ऐसा ही है। और यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ पे एलिलीज बोथ यूज हुई है। एलिलीज क्या होती है, वही वर्ड जो मैं अभी बोल रही हूँ, ये जो कैरेक्टर मैंने अलग अलग दिखाए हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस के, इनसे मिला के जो बनाई जाती है इनको हम बोलते हैं एलिलीज, ठीक है। बीबी, स्मॉल बीबी, इस तरीके से ले करते हैं। अगर जो हमारे हेट्रोजाइगस पप्स हैं वो क्रॉस किए जाएं दोबारा से, तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा वो 25% प्रोड्यूस होंगी ये होमोजाइगस ब्लैक में, और 50% जो होंगी हेट्रोजाइगस हमारे बनेंगी
कैपिटल बी और स्मॉल बी में, और 25% जो होंगे वो स्मॉल बी में बनेंगे। जो मोस्ट चांसेस होंगे मतलब 50% जो होंगे हमारे, वो हमारे ब्लैक वाले होंगे। ठीक है, समझ रहे हो आप? 50% ब्लैक वाले। ऐसे ही ब्लड का भी होता है 50। यहाँ पर सिर्फ हम इसी की बात कर रहे हैं डोमिनेंस, और उसमें तो डोमिनेंस ज़्यादा आते हैं। आपने उसका भी देखा होगा राउंड वाला 9:3:3:1 आता है ना, याद है? और अगर पी प्लांट का लें हम सिर्फ और सिर्फ उसमें टॉल और शॉर्ट वाले हैं, तो वो क्या आता है हमारा, वो 3:1 आता है। टॉल टॉल दूसरी वाली प्रोजेनी में, फर्स्ट वाली में तो एक वो पूरे ही टॉल आते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सबसे ज़्यादा जो कैरेक्टर हैं वो 50 वाले हैं हमारे बीबी वाले, और बाकी हमारे सारे ही 25 हैं। रामखोर कुत्ते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉसिल्स इन डिसाइडिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट अभी जो पैटर्न है वो बहुत चेंज होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन मुश्किल ही आ पाएंगे। बट फिर भी आपको समझ के चलना है क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी डिसाइड करने में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फॉसिल्स की। आपको पता तो है फॉसिल हमारे क्या होते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो डेड रिमेन्स रह जाते हैं धरती के अंदर, राइट? तो वो हमें बहुत सारे एविडेंस देते हैं कि जैसे डायनासोर थे पुराने ज़माने में, तुम्हारे बहुत अलग अलग टाइप के इंसेक्ट थे, अलग अलग टाइप के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स थे। तो यहाँ पे फॉसिल्स जो हैं हमें एविडेंस देते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो लिव करते थे बहुत टाइम पहले हैं, वो थे वो। ठीक है, और इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट होती है स्पीसीज की, जैसे कि लाइन ऑफ द डेवलपमेंट किस तरीके से चेंजेस आते गए, ये भी देते हैं कि पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी, अब जो है वो क्रिएट हो गई बाद में। ऐसे भी देते हैं कि कनेक्ट करते हैं लिंक्स बिटवीन टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स के बीच में लिंक्स को कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ले लीजिए जैसे फेदर जो प्रेजेंट होते हैं डायनासोर में, इसका मतलब तो ये हो गया, इसका मतलब कि जो बर्ड्स हैं वो भी तो उसी से बहुत, और रेप्टाइल से भी मिली हुई हैं, और बर्ड्स जो हैं बर्ड भी तो उड़ते हैं, बर्ड की भी तो पंख होती हैं। तो इवोल्यूशनरी मतलब इसी से निकल के आए हुए हैं क्योंकि उनके फेदर्स हैं। ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म जो इवॉल्व हुए हैं अर्लियर, एकदम स्टार्टिंग में बहुत पहले से आए हुए थे, और कौन से बाद में आए हैं, इनके बारे में बताते हैं फॉसिल्स हमारे। साथ साथ डेवलपमेंट जो है कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन के, पहले हमारे सिंपल बॉडी डिज़ाइन के होते थे जिनमें आइज़ बहुत सिंपल होती थी, है ना। अब जो है आइज़ कितनी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, पहले बहुत सिंपल बॉडी डिज़ाइन होती थी, अब जो डेवलपमेंट हो गई है कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन की। इन सब के एविडेंस देते हैं हमारे फॉसिल, जो गड़े हुए हमें डेड मिलते हैं ऑर्गेनिज्म के स्केलेटन वगैरह, उनको देख के हमें पता लगाते हैं कि क्या क्या चेंजेस एवोल्यूशंस आए हैं अब जनरेशंस में जो पहले नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एविडेंस डू वी हैव फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम इनएनिमेट मैटर। कहा है कौन सा एविडेंस हमारे पास है जो हमारे पहले वाले इनएनिमेट लाइफ के बारे में, ओरिजिन के बारे में बताता हूँ। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, आपको बिल्कुल डरना नहीं है, बट ये क्वेश्चन हमारा बुक में था तो मैंने आपको यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं डरना, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पर, बस एक बार सुन लीजिए जो बोला गया है। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे हमारे जिनका नाम था हमारे हेल्डन। सब अगर ये बोला जाए, देखिए आपको ये भी सुनने की ज़रूरत नहीं है ओरिजिन हमारा लाइफ का किससे हुआ है। पता है, ये माना जाता है कि सीज और ओशियन से हमारा हुआ है लाइफ का ओरिजिन, सबसे स्टार्टिंग से। तो यही क्वेश्चन है, क्या एविडेंस मिले हैं हमारे पास कि लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। ठीक, तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे हमारे ब्रिटिश साइंटिस्ट JBS हेल्डेन नाम के, उन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम 1929 में सजेस्ट किया था कि जो लाइफ है वो ओरिजिनेट होती है मैटर से। सबसे पहली बात तो उन्होंने ये बताई कि मैटर से ओरिजिनेट होती है लाइफ। फिर उन्होंने बताया उनके अकॉर्डिंग कि जो हमारी लाइफ है वो डेवलप होती है सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, बहुत छोटे छोटे और सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, जो कि प्रेजेंट होते हैं
उस टाइम पे जो कि प्रेजेंट थे पहले टाइम पे। और लेटर इसी स्टडी को लेटर अलग जो साइंटिस्ट थे हमारे मिलर नाम के, उरे नाम के, उन्होंने 1953 में प्रेजेंट किया अपने एविडेंसेस को देना। दे असेंबल्ड, उन्होंने क्या किया, असेंबल्ड किया अपैरेटस को, क्रिएट किया अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर बनाया उसमें, जो कि उसमें मीथेन, अमोनिया इस टाइप की गैसेस थी उसमें, सल्फाइड और वाटर भी था उसमें, ठीक है। इस टाइप का अपैरेटस उन्होंने क्रिएट किया, इकट्ठा किया। अब क्या हुआ, दिस वॉज मेंटेन, और यही फिर मेंटेन किया गया, उसमें टेम्परेचर भी अच्छे से मेंटेन किया गया, 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर रखा गया। इलेक्ट्रिक स्पार्क्स उसमें दिए गए, पास किए गए मिक्सचर के थ्रू, गैसेस के मिक्सचर जो है उसमें जो गैसेस थी उनके थ्रू जो है उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क्स दिए गए, ठीक है, ताकि वहाँ पे लाइटनिंग आ जाए 1 वीक के लिए। तो इन सब चीज़ों से ये हुआ कि पूरे एंड में जब ये प्रोसेस किया तो एक एंड पर एक टाइम पे पूरे वीक के बाद उन्होंने ये फाउंड किया कि 15% जो है कार्बन का मीथेन से निकला है, और यही जो 15% है कार्बन जो मीथेन से निकला है वो कन्वर्ट हुआ है सिंपल कंपाउंड्स में और एमिनो एसिड्स में, जिन्होंने कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फॉर्म किया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। ये उन वहाँ से तब स्टडी किया, तब जाके ये निष्कर्ष निकला उनका। और यही एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड करता है कि जो एविडेंस है लाइफ का ओरिजिनेट करता है इनएनिमेट मैटर से, और वो मैटर हमारे लाइफ लेस मैटर होते हैं, ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हम उनको कहते हैं, ठीक है। जो हेल्डेन ने दिया था ना, ये थोड़ा अभी हाफ है, आप लोगों ने रिफ्रेशर में पढ़ा होगा कि हेल्डेन ने ये बताया था सी वगैरह से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और इसने ये तो बताया ही इनएनिमेट मैटर से तो होता ही होता है इनऑर्गेनिक मैटर से, जो कि हमारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, आपको डरने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझ के चलना है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं। ब्रिटिश साइंटिस्ट जो JBS थे हेल्डेन, उन्होंने तो बताया इनएनिमेट मैटर से होता है, उन्होंने बस बताया, बट इनके अकॉर्डिंग सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से होती है, डिस्कवरी हुई है। लेकिन बाद में जो इसको पूरा दिया साथ और पूरा एविडेंस के साथ प्रेजेंट किया वो थे हमारे मिलर और उरे नाम के व्यक्ति। उन्होंने जो है ये एक्सप्लेन कर दिया कि जो हमारे इनऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं जैसे कि हमारे मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ठीक है, ये गैसेस यूज करके हमारे उनको लाइफ उसमें दिखाया कि इन्हीं के वजह से लाइफ जो है क्रिएट होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव्स राइज टू मोर वेरिएबल वेरिएशन देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोला एक्सप्लेन कीजिए किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारी वो रिप्रोडक्शन होती है इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होती है, एसेक्सुअल में एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो इसमें यही बताया है, क्वेश्चन पूछा है, बताइए एक्सप्लेन कीजिए किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव राइज देता है ज़्यादा वेरिएबल वेरिएशन को, डिफरेंसेस आते हैं एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में, जबकि ए सेक्शन में डिफरेंसेस बहुत कम आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, CBSE 2011-2014 में आ चुका है ये, अभी आपको याद करके चलना है, ठीक है। और वैसे भी आपने देखा अमीबा है, अमीबा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, उसके 2 डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं, क्या वो अमीबा से अलग होते हैं? नहीं ना, बहुत सिमिलर होते हैं। थोड़ा बहुत 0.00000% होता है, मैं कहती हूँ वेरिएशन थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ज़्यादा वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, वो पेरेंट्स के टू द कॉपी नहीं होते, जबकि ये सेक्सुअल में टू द कॉपी ही लगते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, फिर से कह रही हूँ। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा है, क्यों ऐसा क्यों होता है, हाउ डज दिस इफेक्ट द इवोल्यूशन ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, और ये किस तरीके से इफेक्ट करते हैं इवोल्यूशन, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनको कैसे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। आपको बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगी, ध्यान से सुनना। इसमें होता क्या है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो यहाँ पे क्रॉसिंग की करवाई जाती है क्रोमोसोम्स की, आई थिंक सबको पता होगी, जिनके वजह से वेरिएशन क्रिएट होती है, और यही जो वेरिएशन होती हैं वो दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होती हैं, और इनहेरिट होने के वजह से वो सर्वाइवल के चांस
बढ़ा देती हैं ऑर्गेनिज्म के। अगर वेरिएशन नहीं आते तो जो पहले बैक्टीरिया हैं जैसे कि वो ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं रह पा रहे थे लेकिन दूसरे बैक्टीरिया रह पा रहे हैं, तो वो भी नहीं रह पाते अगर एकदम कोई वेरिएशन नहीं आता है। ठीक है, तो चेंजेस जो हैं वो सर्वाइवल को बढ़ा देते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है चेंजेस आना। ओके, फिर यहाँ पे अगर हम देखें किस तरीके से, तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन जो है अकर होता है एरर आने की वजह से उनके डीएनए में। डीएनए की जब कॉपी हो रही होती है थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं, एरर्स हो जाते हैं उसके वजह से। दूसरा कि वहाँ पर वेरिएशन जो होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं हमारे, उनकी इंटरचेंज के वजह से भी होती है जब मेल और फीमेल के क्रॉस कर रहे होते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, और जो हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये प्रीडिटरमाइन नहीं होता है कि कौन सा गैमेट किस गैमेट दूसरे वाले गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ चांस पे, मीन्स वी डोंट नो अबाउट इट, है ना। मैंने आपको बताया था कि हमें नहीं पता कौन सा किससे कर रहा है, तो एक्स क्रोमोसोम ये फीमेल का है ये मेल का है, तो एक्स क्रोमोसोम एक्स से भी मिल सकता है, एक्स क्रोमोसोम वाई से भी मिल सकता है, कोई हमें नहीं पता, वो चांस के ऊपर डिपेंड करता है किससे मिलेगा। अगर एक्स वाई मिला तो बॉय हो जाएगा, एक्स एक्स मिला तो गर्ल हो जाएगी। यही जो वेरिएशन होते हैं इनेबल करते हैं ऑर्गेनिज्म में अडेप्ट करने के लिए, अपने आप को जी सकें वो। ठीक है, वेरिएशन अलग अलग डिफरेंट एडवर्स कंडीशन में भी वो जी सकें, इसीलिए वो न्यू स्पीसीज को जनरेट करते हैं और एरर्स उनमें आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला गया है हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट एंश्योर्ड इन द प्रोजेनी। किस तरीके से इक्वल जेनेटिकल कंट्रीब्यूशन आता है मेल और फीमेल पेरेंट का नेक्स्ट जनरेशन में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका, 2011-2013 में आया। तो अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल और फीमेल पेरेंट एंश्योर्ड करता है प्रोजेनी में थ्रू इनहेरिटेंस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। मतलब दोनों ही पेरेंट के इक्वल क्रोमोसोम इनहेरिट होंगे तो, और ये सबको पता है कि साल में 23 पेयर पाए जाते हैं, फीमेल में भी मेल में भी, है ना। जितने भी हमारे ह्यूमन होते हैं उनके अंदर पेयरिंग 23 की पाई जाती है, सबको पता होगा। और जो फर्स्ट टाइम पर लेकिन बट होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ 22 जो पेयर्स होते हैं वो नोन होते हैं हमारे ऑटोसोम्स, और जो बचे कुचे होते हैं मतलब एक पेयर जो बचा हुआ है हमारा, वन जो बचा हुआ है वो हमारे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं एक्स और वाई से। ठीक, सबने सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर किया होगा। अब जब मैं चैप्टर बताऊंगी तो आपको ये चीज़ें क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर मैंने जब चैप्टर एक्सप्लेन किया तो इतने अच्छे से चैप्टर एक्सप्लेन होता है इसका। जो फीमेल्स होते हैं उनके परफेक्ट 2 क्रोमोसोम एक्स ही होते हैं, और जो मेल होते हैं उनके मिसमैच्ड होते हैं, मतलब एक एक्स होता है एक वाई सेक्स क्रोमोसोम होता है। जब कोर्स होता है रिप्रोडक्शन का, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस करता है, तो मेल गैमेट हैप्लॉइड फ्यूज करता है फीमेल गैमेट से दूसरे हैप्लॉइड से, और इसी में रिजल्ट आता है कि हमारा एक डिप्लॉइड जायगोट फॉर्म होता है। ठीक है, 2 से मिलके बना है क्रोमोसोम से डिप्लॉइड जायगोट। जो जायगोट है हमारे प्रोजेनी में वो रिसीव करता है इक्वल कंट्रीब्यूशन जेनेटिक मटेरियल का पेरेंट से, इक्वल कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ 23 जो पेयर होते हैं क्रोमोसोम के प्रोजेनी में, और जो मेल पेरेंट होता है वो कंट्रीब्यूट करता है 22 ऑटोसोम्स एंड 1 जो होता है हमारा वाई, एक एक्स होता है एक वाई होता है, और जो फीमेल पेरेंट होते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं 22 ऑटोसोम्स एंड 1 एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, इसमें क्वेश्चन था कि क्यों इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन होता है मेल और फीमेल पेरेंट का, इंश्योर्ड करता है हमारी प्रोजेनी में। तो ये क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है, सारी चीज़ें क्रोमेटिकल होते हैं, इसलिए एश्योर करता है इक्वल चांसेस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन भी है आपका।
तो बोला है कि बताइए क्या ओनली वेरिएशन जो होता है वो कन्फर करता है एडवांटेज इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए और सरवाइव करवाता है पॉपुलेशन में। क्या आप एग्री हैं इस स्टेटमेंट से और क्यों एग्री हैं, अगर एग्री हैं तो ठीक है। तो यस, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर एरर्स नहीं आएंगे डीएनए कॉपी में, डिफरेंसेस नहीं क्रिएट होंगे, वेरिएशन नहीं आएंगी, तो किसी भी पॉपुलेशन को सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा आंसर हमेशा यस रहेगा और आंसर यस ही एकदम करेक्ट आंसर है। जो वेरिएशन होता है वो कन्फर करती है, एडवांटेज देती है इंडिविजुअल को सरवाइव करने में, इनहेरिट करने में। और यही जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सरवाइव कर सकते हैं बहुत लॉन्गर टाइम तक एनवायरनमेंट में और अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन कर सकते हैं पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। यहीं तक था हमारा सफ़र इस वीडियो में, बट आपको ऐसे ही मेरी नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।